हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जुड़े हुए सभी प्यारे विद्यार्थियों का उत्कर्ष क्लासेस के आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर मैं आपका होस्ट और दोस्त जीएल चौधरी आज के हमारे इस सेशन में जुड़े हुए सभी प्यारे विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। निश्चित रूप से आप सभी प्यारे विद्यार्थियों ने दीपावली के इस पावन पर्व पर दबा करके पटाखे फोड़े होंगे और पटाखों का आनंद भी लिया होगा। बिल्कुल जी हाँ, आनंद लिया भी जाना चाहिए, क्योंकि यही तो एक ऐसा पर्व है जहां हम अपनी खुशियों को ज़बरदस्त तरीके से व्यक्त करते हैं। तो निश्चित रूप से आप लोगों के जीवन में ये पावन पर्व बहुत खुशियां लेकर के आया है। तो इन्हीं खुशियों को और बढ़ाने के लिए, क्योंकि कृषि पर्यवेक्षक की भर्ती आप सभी के सामने है, तो उसमें सभी का सुखद परिणाम हो, उसी सुखद परिणाम को बेहतर बनाने के लिए हम और हमारी टीम लगातार आपके साथ जुड़ी हुई है। तो शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन को। लगभग हम कल तक 395 सवाल देख चुके थे, 395, और अब हम आते 396 के रूप में। तो आइएगा, आज के इस सेशन का हमारा पहला सवाल है, ये रहा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फलदार पौधे पर मेटाजीनिया प्रभाव सामान्य रूप से देखा जा सकता है? मेटाजीनिया प्रभाव, देखिएगा दो प्रभाव होते हैं, एक जीनिया प्रभाव और एक मेटाजीनिया, दोनों पर बात करेंगे। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट प्लांट्स कैन मेटाजीनिया इफेक्ट बी सीन नॉर्मली? आम में, अनार में, आंवले में या खजूर में? तो अगर हम मेटाजीनिया की बात करें या जीनिया की, तो देखिएगा एक तो होता है जीनिया प्रभाव, ठीक, जीनिया प्रभाव। और जो जीनिया प्रभाव है, अगर हम उसमें बात करें तो यहां देखो, जीनिया प्रभाव में अगर परागकण की बात करते हैं तो ध्यान रखना, परागकण का लाभदायक प्रभाव, ठीक है, लाभदायक प्रभाव बीजांड पर हो तो बीज रंग बिरंगे दिखाई देते हैं, जैसे कि विशेष रूप से मक्का में जीनिया प्रभाव देखा जाता है। लेकिन अगर परागकण या पराग का प्रभाव, परागण, ठीक है, परागण का प्रभाव अंडाशय, परागण का प्रभाव अंडाशय पर होता है, तो फलों का रंग, रूप, आकार, ठीक है, सभी में उत्कृष्टता देखी जाती है। आकार में उत्कृष्टता, ठीक है, यह विशेष रूप से जैसे लौकी, खीरा, ठीक है, आपके खजूर, पपीता, इनमें देखी जाती है। यानी कि जिनका एडिबल पार्ट फ्रूट खा रहे हैं हम, जो फ्रूट वाला पार्ट है उसमें आपको दिखाई देती है। तो यहां पर मेटाजीनिया किस में? खजूर में। खजूर में एक और ध्यान रखना कि खजूर में आपको प्रोटोएंड्री जो होती है वो भी देखने को मिलती है। ध्यान रखना, आपको खजूर में क्या देखने को मिलती है? प्रोटोएंड्री। मेंजिफेरा इंडिका, प्यूनिका ग्रेनेटम, एम्बिलिका ऑफिसिनेल और डेट पॉम फोनिक्स डेक्टाइलिफेरा। आपके भारत में पाई जाने वाली खजूर कौन सी? भारतीय खजूर का बोटनिकल नाम बताना है आपको। एक बोटनिकल नाम आपके लिए सवाल है। भारतीय खजूर का वानस्पतिक नाम। तो भारतीय खजूर का वानस्पतिक नाम क्या है, आपको यह बताना है, ठीक है, क्या वानस्पतिक नाम होगा तो बताइएगा। तो यहां पर तो डी राइट आंसर है आपको, ठीक है। अगला सवाल, निम्नलिखित को सुमेलित करना है। कुछ एनिमल हस्बेंड्री जो है आपके, वहां से कुछ सवाल आपको स्क्रीन पर जो है दिखाई दे रहे हैं, और आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा सही है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। गाय, स्वेम्प यानी दलदली भैंस,
आपका जो स्वैम्प जो बफेलो, रिवर आपके जो दलदली भैंस और भेड़। तो आपको यहां पर बताना है। तो गाय में हमें पता है कि गाय में क्रोमोसोम कितने होते हैं, 60। ठीक है। स्वैम्प जो भैंस है आपके पास, इसमें कितने होंगे, 48। अब इसके बाद हमारे पास आती है रिवर, दलदली जो भैंस होती है उसमें कितने होते हैं, तो 50 बच गए। भेड़ तो इसमें 54, 2 3 4 1, 2 3 4 1, 2 3 4 1, ये रहा। तो गुणसूत्रों की संख्या आपसे पूछी जा सकती है, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, और पूछी जाती है। भेड़ बकरियों में खतरनाक बीमारी कौन सी होती है, इज देयर ए डेंजरस डिजीज इन शीप एंड गोट्स, फड़किया, एंट्रोटॉक्सिमिया, मिल्क फीवर, रानीखेत और आपके बबेशियोसिस। भेड़ बकरियों में पूछी है। ठीक है, भेड़ बकरियों में पूछी है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, देखिएगा मिल्क फीवर तो मेटाबॉलिज्म है, तो कैल्शियम की कमी से होता है, और दूधारू पशु में, और विशेष रूप से जैसे गाय और भैंस में। अगर हम यहां पर बात करें तो आपने सुना होगा क्लोस्ट्रीडियम परफ्रीजेंस। ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम, तो क्लोस्ट्रीडियम परफ्रीजेंस की जब हम बात करते हैं, परफ्रीजेंस की, तो ये एक जीवाणु है और इस जीवाणु के द्वारा होता है। और जब हम इस जीवाणु की बात करते हैं तो इस जीवाणु से ग्रसित जो भेड़ बकरियां जो होती है वो फटाफट एक के बाद में एक, यानी कि कटकटा करके जिसको कह सकते हैं आपके, ठीक है, आपके मरती है। ये ध्यान है। सामान्यतः ये बीमारी उन पशुओं में, आपके भेड़ बकरियों में ज्यादा देखी जाती है जो चरती हैं विशेष रूप से। ठीक है, तो इसलिए भेड़ बकरियां ही सबसे ज्यादा ग्राजिंग करती है, तो इनमें देखने को मिलता है। तो पेट दर्द होगा, तड़पड़ाएगी और खत्म, यानी कि आपको इलाज के लिए समय ही नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया जो है फैलता ज्यादा जिसको कह सकते, तो आपके यहां पर फड़किया। रानीखेत मुर्गियों में होती है और आपको पता है कि वायरस के द्वारा होने वाली डिजीज है, ये ध्यान रखना। अगला सवाल, हे के बारे में सत्य कथन नहीं है, विच इज नॉट ए ट्रू स्टेटमेंट अबाउट हे। हे के बारे में सत्य कथन नहीं है। हे बनाने से विटामिन ए की मात्रा 90% तक घट जाती है। सबसे अच्छी बरसीम से तैयार की जाती है। हे में विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, और उपरोक्त सभी सत्य कथन नहीं है। विच स्टेटमेंट्स आर नॉट ट्रू, तो आपको ये बताना कि कौन सा कथन इसमें सत्य नहीं है, बताइएगा। तो हे के बारे में देखिएगा, बात करें, एक होता है हे और एक होता है आपके पास जो मक्का से बनाया जाता है, ठीक है, साइलेज। देखिएगा, हे बनाया जाता है बरसीम, रिजका और जई से, जबकि साइलेज जो है वो साइलेज बनाया जाता है मक्का, ठीक है, बाजरा, ज्वार वगैरह से। ठीक, इसका मतलब क्या है कि हे जो बनाया जाता है वो प्रोटीन युक्त फसलों से, ठीक है, किससे बनाया जाता है, प्रोटीन युक्त फसलों से, ठीक है, जबकि साइलेज बनाया जाता है कार्बोहाइड्रेट वाली फसलों से, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट फसलों से। हे जो होता है इसमें फसल को हरी अवस्था में काटकर छाया में सुखाया जाता है, छाया में सुखाते हैं। और जब छाया में सुखाते हैं तो क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका प्रभाव ये होगा कि हे जिसको कह सकते हैं उसमें ड्राई मैटर ज्यादा होगा और आपके ग्रीन मैटर यानी कि जो आर्द्रता है, नमी, वो कम होगी। तो ये ध्यान रखना। तो इसमें नमी जो होती है वो आपके लगभग 15% के आसपास होती है, ठीक है, और बाकी इसमें जो शुष्क पदार्थ है वो 80 से 85% होता है।
80 से 85%। तो इसका मतलब मैक्सिमम आपके 15% के आसपास माने जाते हैं, लेकिन कई बार देखा जाता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। साइलेज, अब इसे ध्यान रखना, जब आप इसे छाया में सुखाया जाता है काट करके, तो विटामिन ए जो होता है उसका लॉस हो जाता है। तो हे बनाने से विटामिन ए की मात्रा घट जाती है, बिल्कुल सही है। और सबसे अच्छी हे बरसीन से बनाई जाती है, ये भी सही है। हे में विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो ये भी ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर सत्य कथन नहीं है। तो इनमें से तो कोई सा भी ऐसा नहीं है जो सत्य कथन आपके कोई दिक्कत हो इसमें। सारे के सारे स्टेटमेंट राइट है, ऑल स्टेटमेंट्स। तो आपके हे बनाने में विटामिन ए की मात्रा 90% तक घट जाती है, तो सबसे ज्यादा हानि इसी की होती है, तो राइट है। क्योंकि धूप में सुखाया जाता है, तो धूप में जो आपके छाया में सुखाया जाता है, लेकिन सूर्य की रोशनी की वजह से विटामिन ए में लॉस होता है, विटामिन ए में वृद्धि होती है। और साथ में सबसे अच्छी हे बरसीम से तैयार की जाती है। तो ध्यान रखना, सभी कथन सही है, ये ध्यान रखना आपको। तो यहाँ पर हे के बारे में सत्य कथन है, ये कर लेते हैं अपन। तो यहाँ पर ऑल दीज स्टेटमेंट्स आर राइट ऑफ अकॉर्डिंग हे। अब साइलेज में देखो, साइलेज में क्या होता है, जो साइलेज आपके होता है, ठीक, इस साइलेज में अगर आप बात करेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा। साइलेज में हरी अवस्था में काटकर, हरी अवस्था में काटकर हराई भंडारित करते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। हरी अवस्था में काटा जाता है, हरे को ही स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। इसमें नमी ज्यादा होती है, ये ध्यान रखना, 65% तक। तो 30-35% इसमें क्या होता है, 65-70% तक आपकी इसमें नमी, बाकी का इसमें 30-35% क्या होता है, आपके शुष्क पदार्थ होता है। जी सही। अगला देखो सवाल, बड़ा सवाल है लेकिन आंसर बड़ा छोटा मिलेगा। बस देखो, बड़े सवालों में जो एक मैंने जो देखा है वो ये और देखा है कि सवाल बड़ा है लेकिन आंसर आपको आसानी से मिलेगा इनमें, ठीक है। तो देखिएगा, जैसे राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान एनडीआरआई करनाल हरियाणा द्वारा विकसित फ्रीजवाल नामक संकर गाय की नस्ल भारत में डेयरी उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से लाई गई। यह उन्नत नस्ल विशेष रूप से किन दो प्रमुख नस्लों के बीच का सफल प्रजनन क्रॉस, ब्रीडिंग क्रॉस के माध्यम से विकसित की गई है, जिनमें से एक भारतीय और दूसरी विदेशी। तो एनडीआरआई की कुछ नस्ल है, जैसे पहला इसी पर बात कर ले, फ्रीजवाल। तो फ्रीजवाल में क्या होता है, तो अगर आप फ्रीजवाल में देखेंगे तो फ्रीजवाल, देखिएगा नाम से ही पता लग जाएगा, फ्रीज, फ्रीज और वाल। तो आपने सुना होगा होलिस्टीन फ्रीजियन और वाल से साहीवाल। तो इसका क्रॉस है, एक तो साहीवाल और दूसरा क्रॉस होता है इसका एचएफ। और ये जो विकसित है ये कहां से, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट एनडीआरआई से विकसित है, ठीक है, एनडीआरआई से विकसित। एक आता है कर्ण स्विस। तो कर्ण स्विस में भी आपको ध्यान रखना, कर्ण स्विस किसका, तो ब्राउन स्विस और साहीवाल का कर्ण स्विस, ठीक है, कर्ण स्विस। अब कर्ण स्विस में अगर आप देखोगे तो देखो, एक तो नाम दिखाई दे रहा है कर्ण, तो एक आती है कर्ण और एक स्विस। तो ब्राउन स्विस ये ध्यान रखना, और कर्ण से करनाल है, ये ध्यान रखना। तो इसमें क्या है, एक तो ब्राउन स्विस, ब्राउन स्विस और दूसरा साहीवाल, ठीक है, साहीवाल, करनाल, साहीवाल। तो कर्ण से करनाल है, एनडीआरआई से विकसित हुई। कर्ण फ्रीज, तो अब कर्ण फ्रीज में क्या है, एनडीआरआई से विकसित हुई कर्ण, ये ध्यान रखना, ठीक है। वो किसका, एचएफ और थार पार्कर का, ठीक है। तो फ्रीजवाल, कर्ण स्विस और कर्ण फ्रीज। एक आता है आपके पास कर्ण फ्रीज। तो कर्ण फ्रीज में क्या होता है, एचएफ होती है और एचएफ के साथ में ही हमारी एक थार पार्कर है, थार पार्कर। तो यहां पर फ्रीज से एचएफ, होलिस्टीन फ्रीजियन, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो ये भी एक और नस्ल है आपकी, चौथी जो नस्ल, 4 नस्ल एनडीआरआई से जानी जाती है, जिसको हम कह देते हैं ब्राउन सिंध। तो ब्राउन सिंध क्या होगा, ब्राउन सिंध में ब्राउन से ब्राउन सिंध, और सिंध से कैसी होगी, रेड सिंध।
यहाँ है ब्राउन सिंध। तो ब्राउन सिंध में क्या दिखाई देगा, ब्राउन सिंध का क्रॉस है ब्राउन स्विस, तो एक तो ब्राउन स्विस और सिंध से है रेड सिंधी। ये 4 क्रॉस है आपके पास। ध्यान रखना फ्रिजवाल, फ्रिजवाल में ध्यान रखना, फ्रिजवाल में साहीवाल और होलिस्टीन फ्रीजियन। कर्ण स्विस में, तो कर्ण स्विस में कर्ण से करनाल से विकसित है स्विस, तो एक तो हो गया ब्राउन स्विस और दूसरा साहीवाल। तीसरा देखिएगा कर्ण फ्रीज, तो कर्ण फ्रीज है तो कर्ण फ्रीज से आपके करनाल से, और फ्रीज का मतलब होलिस्टीन फ्रीजियन, तो होलिस्टीन फ्रीजियन और थारपारकर का क्रॉस होता है। ब्राउन सिंध में कोई दिक्कत नहीं है, ब्राउन सिंध में आपके जो ब्राउन स्विस है और सिंध से रेड सिंधी जो है उसका क्रॉस आपको दिखाई देता है। अब पूछ क्या रहा है किसका क्रॉस है, तो साहीवाल और होलिस्टीन फ्रीजियन का क्रॉस, गिर जर्सी कांकरेज रेड डेन, तो यहाँ पर साहीवाल और ये, तो साहीवाल को तो हम वैसे भी क्या कह देते हैं, डेयरी ब्रीड के रूप से जाना जाता है, और होलिस्टीन फ्रीजियन को हम सर्वाधिक मिल्च। तो जैसे साहीवाल क्या है, ये डेयरी नस्ल है हमारी, कैसी है, डेयरी नस्ल, ठीक है। होलिस्टीन फ्रीजियन हम इसे मिल्च मशीन कह देते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो यहां पर क्या हो गया, राइट आंसर इसका ए है, ये ध्यान रखना। अगला, सींग जैसे भारी भरकम और नीचे जाकर ऊपर की तरफ उठते हैं, कुंडलाकार, किस भैंस का। अब इस भैंस की बहुत अच्छी भैंस की नस्ल है, ये ध्यान रखना आपको। इस भैंस की नस्ल में यानी कि इतनी शानदार दूध भी है और दूध के साथ साथ इसमें फेट भी दिखाई देंगे, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। यानी कि कुछ इसके सींग ऐसे होते हैं, ऐसे नीचे जाएंगे और फिर ऐसे ऊपर की तरफ आएंगे, लुक लाइक जहाज जैसी स्ट्रक्चर। जहाज में आपको पता है इस प्रकार की आपको जहाज दिखाई देती है ऐसी, ठीक है, ये वाला। तो यहां पर सींग जिसको कह सकते हैं नीचे की तरफ गए फिर ऊपर की तरफ आए, ठीक है। तो आपको बताना है द हॉर्न्स आर हेवी एंड गो डाउन एंड राइज अपवर्ड कर्व, द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच बफेलो ब्रीड, ठीक है। तो यहां पर ये बताना है। तो बधावरी, तो बधावरी जिसको कह सकते हैं सर्वाधिक फेट के लिए जानी जाती है, ये सर्वाधिक वसा, ये सर्वाधिक वसा के लिए जाना जाता है। सूरती, इसके दराती नुमा सींग होते हैं, ठीक है, क्या है इसके, दराती नुमा सींग है। देखिएगा नीली रावी, कजरारे कजरारे तेरी आंखें, तो नीली आंखें पंजाब वाले क्षेत्र में, और जाफराबादी, तो इसे मिनी एलिफेंट भी कहते हैं, ठीक है। भैंस की सबसे अधिक भारवाहक, भैंस की भारवाहक नस्ल, मतलब भैंस की भारवाहक का मतलब वजन में बता रहा हूं, ये ध्यान रखना आपको। भैंस की सर्वाधिक भार वाली नस्ल, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। तो डी इसका राइट आंसर है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। अगला देखो, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिएगा, गैस और वायुमंडल में उसका पार्टिसिपेशन कितना है, वायुमंडल में कितनी पाई जाती है। तो नाइट्रोजन लगभग वायुमंडल में 78% पाई जाती है, मृदा में लगभग 79% है। ऑक्सीजन लगभग वायुमंडल में 21% है, और ऑक्सीजन मृदा में लगभग 20% के आसपास राउंड फिगर में। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑर्गन 0.93। तो यहां पर ऑर्गन के अलावा वायुमंडल में कुछ निष्क्रिय गैसें और भी पाई जाती है, निष्क्रिय गैसें, ठीक है। निष्क्रिय गैसें, तो यहां पर निष्क्रिय गैसों को जब आप देखोगे तो जैसे आर्गन है, नियोन है, फ्रियोन है, ठीक है, ये आपको दिखाई देती है। तो नाइट्रोजन लगभग 78%, ऑक्सीजन लगभग 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 और ऑर्गन 9.93। अब यहां अगर हम CO2 की बात करते हैं तो ये कंपैरिजन करना है। CO2 वायुमंडल में 0.03% होता है, जबकि वायुमंडल के बाद सोइल में 0.3% होता है।
यानी कि ये मोर देन 10 टाइम्स ज्यादा है। जब पीपीएम की बात करते हैं तो ये 300 पीपीएम होता है, और ये 300 पीपीएम से बढ़कर के कितना हो जाता है, 3000 पीपीएम हो जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। तो यहां पर बी, सी और डी, तो बी सी डी का मतलब क्या हो गया, 1, 2 और 3 और 4। तो यहां पर 1, 2, 3, तो देखो 1, 2, 3 और 4, तो सी इसका राइट आंसर है, ये ध्यान रखना। ठीक है, सी राइट है। अगला देखो सवाल, निम्नलिखित को सुमिलित करना है। मंडल है और समुद्र तल से उसकी औसत ऊंचाई, क्षोभ मंडल। तो क्षोभ मंडल में ध्यान रखना सर्वाधिक वायुमंडलीय घटनाएं इसी में होती है, तो आपको ये ध्यान रखना। सर्वाधिक वायुमंडलीय गैस इसी में, और कृषि गतिविधियां इसी में होती है। ठीक है, कृषि गतिविधियां इसी में होती है। समताप मंडल, और एक और चीज इसमें टेम्परेचर की लैप्स रेट पाई जाती है, ध्यान रखना आपकी। तो इसे कहते हैं तापमान की ह्रास दर। तो इसमें तापमान की ह्रास दर पाई जाती है। ठीक है, 6 डिग्री आपके 6 किलोमीटर के साथ 1 डिग्री सेल्सियस डाउन होता है। समताप मंडल तापमान इक्वल होता है, और मध्यम मंडल मेसोस्फीयर, तापमान मंडल फिर थर्मोस्फीयर। तो क्षोभ मंडल सबसे निचली है, तो 8 से 16 होता है, 2 में स्ट्रेटोस्फीयर और क्षोभ मंडल दोनों का करेक्टर, 1 में 4। फिर देख इसके बाद में समताप मंडल पाई जाती है, तो समताप मंडल 18 से 50, तो यहाँ पर 3। समताप मंडल के बाद फिर मेसोस्फीयर, ठीक है, फिर आपके मेसोस्फीयर के बाद थर्मोस्फीयर। ठीक है, तो ये रहा। अब कृषि संबंधी गतिविधियां क्षोभ मंडल में ही, जैसे इसमें अगर आप देखोगे तो बादलों का बनना, ठीक है, बादलों का बनना, बादलों का गरजना, आंधी तूफान। ठीक है, तो ये जो जितनी भी गतिविधियां कृषि से संबंधित है वो सारी की सारी आपके इसी में देखने को मिलती है, ध्यान रखना आपको। तो राइट आंसर बी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से असत्य कथन को चुनना है। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। राजस्थान में सबसे आर्द्र जलवायु खंड 5 में है, जिसमें कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां शामिल है। राइट है। द वेटेस्ट क्लाइमेट जोन इन राजस्थान इज 5th, विच इंक्लूड्स कोटा, बूंदी, झालावाड़ एंड बारां। राजस्थान में सबसे छोटा एग्रो क्लाइमेट 4th बी है, आर्द्र दक्षिणी भाग, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। तो जोगबी, जूपा, दोची, बाको, तो 5th बी आपका सही है। राजस्थान का अधिकांश भाग 13वें खंड में स्थित है, जिसका नाम पश्चिमी शुष्क क्षेत्र है। राजस्थान का दक्षिण पूर्वी क्षेत्र भारत के 8वें सस्य जलवायु खंड में आता है। तो यहां पर देखिएगा 2 तो सही है। फिर राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र, तो राजस्थान का दक्षिण पूर्वी क्षेत्र जो है 8वें एग्रो क्लाइमेट जोन में आता है, ये भी सही है। राजस्थान का अधिकांश भाग 13वें खंड में उपस्थित है। तो यहां अगर आप देखोगे तो भारत में जब हम बात करते हैं तो भारत के एग्रो क्लाइमेट जोन 6, 8 और 14, ये 3 एग्रो क्लाइमेट जोन है। इनमें से राजस्थान का मैक्सिमम पार्ट 14 में आता है, मैक्सिमम। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या होगा बेटा? इसका राइट आंसर आपको सी दिखाई देगा, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, अगला सवाल। ठीक है, ये रहा। निम्नलिखित को सुमेलित करें। फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी और थर्ड बी, यानी कि एग्रो क्लाइमेट। तो राजस्थान में आपको पता है कि राजस्थान में 10 एसीजेड है, जिनमें से हम बात करते हैं जोगबी, जूपा, अदोची, बाको। ठीक है, इनकी बात करते हैं अपन। तो फर्स्ट ए में ये रहा जोधपुर। जोधपुर में आपको देख लो, सरसों अनुसंधान निदेशालय कहाँ है? आजकल इसका नाम हो गया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रेपसीड एंड मस्टर्ड रिसर्च, सेवर भरतपुर में। और ये थर्ड बी में आता है, थर्ड बी में, जिसका नाम है बाढ़ संभाव्य। ठीक है, बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी क्षेत्र। देखिएगा, केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड, सेंट्रल ऊन डेवलपमेंट बोर्ड, ये ध्यान रखना आपको। तो केंद्रीय विकास बोर्ड जिसको कह सकते हैं आपके जोधपुर में है,
और जोधपुर का नाम है पश्चिमी शुष्क, आपका पश्चिमी शुष्क मैदानी क्षेत्र है। राजकीय कृषि फार्म यंत्र ये आपके गंगानगर में है और गंगानगर उत्तर पश्चिमी सिंचित मैदानी क्षेत्र में आता है। केंद्रीय शुष्क उद्यानी ये आपके बीकानेर के बीचवाल में है, जो कि अति शुष्क और आंशिक सिंचित में आता है, ये ध्यान रखना। फर्स्ट सी में तो फर्स्ट ए में जोधपुर है, ये रहा। सेकंड बी में आपका फर्स्ट ए फर्स्ट बी, तो फर्स्ट बी ये रहा गंगानगर, फर्स्ट सी में ये रहा और ये रहा थर्ड बी। तो एक आपके 2 3 4 कहाँ है, 2 3 4 ये रहा, ये इसका राइट आंसर है आपको। तो आपकी तैयारी को और भी शानदार करने के लिए उत्कर्ष का इस समय चल रहा है आपके पास दिवाली ऑफर, ये ध्यान रखना। तो दिवाली ऑफर में उत्कर्ष एग्रीकल्चर के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर आपको मिलेगी आपकी अप टू 90% तक की छूट, 90% तक की छूट, 13% का टॉप कोर्सेज पर अतिरिक्त छूट। लेकिन इस 13% को प्राप्त करने के लिए यूसी 13 कोड यूज करना है। साथ में ही कोर्स की वैलिडिटी आपको मिलेगी एग्जाम तक, ये ध्यान रखना। 24 अक्टूबर से ये आपके लास्ट डेट है इसकी, 24 अक्टूबर। फाइनल सिलेक्शन जो होगा उन विद्यार्थियों को मिलेगा 100% का कोर्स की फीस वापस। कारण ये ध्यान रखना, इस कोर्स में जो परचेज करेगा उन्हीं के ऊपर लागू है। तो इसलिए देखो तैयारी भी और फ्री भी, तो इसलिए मैं तो ये चाहता हूं, मैं ये कहूंगा कि आपको सभी को जो तैयारी कर रहे हैं और जो तैयारी करना चाहते उनको इस पार्टिसिपेशन में भाग लेना चाहिए, अपना कोर्स परचेज करना चाहिए, ताकि आप सिलेक्शन होगा तो फीस वापस रिफंड हो ही रही है आपकी। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर तो लाइव फ्रॉम जयपुर क्लासरूम, स्टैंडर्ड की फीस 3700, प्राइम की फीस 5400। जयपुर से भी के बाद जोधपुर से 3700 और प्राइम की फीस 5400 रुपए। साथ में जेट फाउंडेशन 2.0 बैच तो 3800 और यहाँ पर 5400। 12th प्लस जेट कॉम्बो बैच स्टैंडर्ड की फीस 4900 और प्राइम की फीस 6500। यहाँ पर राजस्थान वेटनरी ऑफिसर क्रेश कोर्स स्टैंडर्ड की फीस है 5500 और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का जो बैच है उसकी फीस है आपके 7000। आरपीवीटी का जो फाउंडेशन बैच है स्टैंडर्ड की फीस 4600, प्राइम की है 6100 रुपये। लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर लाइव फ्रॉम स्टूडियो 2800 रुपये और प्राइम की फीस है 4100 रुपये। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर निर्मल बैच स्टैंडर्ड की फीस है 5000 और प्राइम की फीस है 7600 रुपये। एग्रीकल्चर मास्टर पास स्टैंडर्ड की फीस है 5500 रुपये। ठीक है। उत्कर्ष ऐप के टेस्ट सीरीज, सभी टेस्ट सीरीज पर अप टू 90% तक का ऑफ है, ये रहा आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का इसमें। तो आप सभी विद्यार्थी लगातार क्लासेज के साथ जुड़े रहे, यूट्यूब के चैनल के साथ जुड़े रहे, निश्चित रूप से आपको आपकी सफलता प्राप्त होगी। तो आज के लिए इतना ही, सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।